लॉ लिटरेसी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल हमने राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता के विषय में पढ़ा था और हमने जाना था कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या हैं, जिसमें हमने भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता या प्रभुसत्ता के विषय में भी जाना था। आज हम इसी क्रम में इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन दर्शकों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। आइए उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी होती है, किंतु भूभाग नहीं होता है। तो क्या उसको राज्य नहीं कहा जाएगा या राज्य कहा जाएगा? तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तिब्बत की सरकार का संकट यही था। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी थी और वह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे, तो एक विचित्र सी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत थी। अगले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, लेकिन संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा या अवधारणा पूरी ना हो सके। उदाहरण के लिए, जब पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था, तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। अब उदाहरण के लिए अफगानिस्तान बहुत अच्छा इसका उदाहरण है। अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती हैं, इसलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि संप्रभुता भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम समझेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा इसका विस्तार, इसका विकास कैसे हुआ। अब राजनीति किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है और जिसे जन सेवा के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। लेकिन गांधी जी ने इसको अपने ही अलग अंदाज में बताया। उनके अनुसार राजनीति ने हमें एक सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय कोई और अन्य रास्ता नहीं है। राजनीति का जन्म हमारे और हमारे समाज हेतु क्या उचित है और क्या नहीं है, इस तथ्य पर आधारित है। वहीं राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार तथा संविधान ने आकार प्राप्त किया है। साथ ही राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण देना है। अब प्रश्न यह उठता है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो इसके विषय में हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता के संदर्भ में इतिहासकारों और मानव शास्त्रीय अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है उन्होंने, उन सभी में किसी न किसी रूप में राजनीतिक ढांचे की उपस्थिति देखी गई है। इसीलिए मैं आपको राजनीति के विषय में बता रहा हूँ। चाहे वे ढांचा राजतंत्र का हो, लोकतंत्र का हो, तानाशाही का हो, वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल संभव नहीं रहा कि लोग आपसी सहमति से ही काम चला लें। आपसी सहमति से कुछ काम नहीं चलता। औपचारिक कानून के निर्माण की जरूरत होती है
और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रियाओं की जरूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करवाने तक ही सीमित नहीं है, अब उसे लोक कल्याणकारी राज्य का रूप भी धारण करना पड़ता है और समाज के इन सभी वर्गों को स्वतंत्रता, समानता व न्याय उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी हो गई है। जहां तक हम भारत की यदि बात करें तो भारत में राजनीतिक प्रणाली का जो प्रश्न है, इसकी आवश्यकता को कई स्तरों पर हम महसूस करते हैं और महसूस किया जा रहा है और किया जा सकता है। जैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं और नुकसान पहुंचाने के बाद प्रयास भी करती हैं। ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली की जरूरत है। भारतीय आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद की, नक्सलवाद की, अलगाववाद की। इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते जब तक हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा ना हो। भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और यह वंचित वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। आरक्षण तथा सामाजिक न्याय की अन्य नीतियां इसी उद्देश्य से लागू की जाती हैं, क्योंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे स्त्रियां, बच्चे, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय भिन्न भिन्न दृष्टि से वंचन का शिकार हो रहा है। वंचन मतलब डेप्राइवेशन का, और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी है कि सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएं। इसलिए भारत के लिए एक सुगठित राजनीतिक संरचना जरूरी है। भारत में विभिन्न हित समूह रहते हैं, जिनके बीच में अपने हितों को लेकर ही टकराव होना स्वाभाविक है। सामंजस्य करते हुए उचित कानूनों के निर्माण के लिए संसद की जरूरत होती है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका की भी जरूरत होती है। यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से किस किस चीज़ की जरूरत है। अब भारतीय समाज और भारतीय सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजरना, जिसके कारण जो डेप्राइव्ड समाज है, वंचित वर्ग है, अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के ऐसे तबके असहज हैं जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे। यह परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनाव को जन्म देते हैं, जो कभी कभी दलितों तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण के इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने तथा उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त राजनीतिक ढांचे की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आपने समझा कि राज्य व्यवस्था की आवश्यकता से ही हमारी संविधान की आवश्यकता का जन्म होगा, संविधान का जन्म अब होगा। अब यहाँ हम समझेंगे कि शासन के अंग कौन कौन से होते हैं। तो शासन का जो सर्वप्रथम अंग माना गया है, उसको कहा गया है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेटर भी बोलते हैं। लेजिस्लेशन अर्थात कानून बनाने वाली संस्था। दूसरा अंग शासन का वह है जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, अर्थात कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशरी, अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। चलिए पढ़ते हैं विधायिका के विषय में कि विधायिका क्या होता है। तो विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। प्रणाली में यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथ में होता था, जो राज्य प्रणाली होती थी। राजा की इच्छाओं को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। धर्मतंत्र शासन प्रणाली भी होती थी, जिसमें धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानून का अंतिम व्याख्याकार मान लिया जाता था, क्योंकि वही बताते थे कि कानून क्या है। यदि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों के उदाहरण छोड़ दें तो आधुनिक काल से पूर्व मोटे तौर पर कुछ कानूनों का निर्माण इसी रीति से होता रहा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका आमतौर पर दो शब्दों से मिलकर बनती है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा।
इससे आप बिल्कुल भलीभांति परिचित हैं। इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, जिसको लोकसभा कहा जाता है, और उसकी कानूनों के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है। संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दूसरे सदन में भी सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट और भारत में राज्यसभा की सेम भूमिका होती है, बिल्कुल समकालीन भूमिका होती है, क्योंकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की भी सहमति की आवश्यकता होती है। इसलिए इस सदन की उपस्थिति से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को भी वहां पर सम्मिलित करे। आपको पता होगा कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। ब्रिटेन में वहां राजनीतिक प्रणाली एकात्मक जो यूनिटरी है, इसलिए वह दूसरे सदन की जरूरत नहीं मानते, किंतु तब भी वहां लॉर्ड्स सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में एक दूसरा सदन औपचारिक तौर पर रखा जाता है। हालांकि उसका मूल कार्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना है तथा कुछ अति विशिष्ट जो लोग हैं, वह कुछ गणमान्य लोग जो वहां के होते हैं, उनको संसद में प्रवेश दिलाने मात्र का होता है, शामिल करने के लिए। प्रांतीय स्थानीय इकाइयों के अधिकारों की रक्षा करना आज के व्यवहार में इतना ही जरूरी है। हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि भारतीय विधायिका का किस किस तरीके से कार्य करने का तरीका है। फिर हम जानेंगे कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, और कानूनों के विभिन्न प्रकार के विषय में भी हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सकारात्मक विधि के विषय में, हम बात करेंगे लोक विधि के विषय में, हम बात करेंगे प्राकृतिक, जिसको हम नैसर्गिक विधि कहते हैं, नेचुरल जस्टिस के विषय में बात करेंगे, विषय ईश्वरीय विधि के विषय में बात करेंगे। और यदि हमारे आप चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखेंगे, और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमें इसी तरीके से वीडियो बनाने का आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।